नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त में 9 करोड़ 70 लाख किसानों को 20,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किए। वर्ष 2019 में इस योजना के शुभारंभ के बाद से 19 किश्तों के जरिए किसानों के खाते में 3,69,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक और नई योजना को मंजूर किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत रूस संबंधों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह अपनी रणनीतिक जरूरतों और हितों के आधार पर तय करता है, न कि किसी तीसरे देश के दबाव या नजरिए से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत रूस संबंध एक स्थिर और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली साझेदारी है। ये संबंध भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है और इन्हें किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जा सकता। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. भारत अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसी भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में देखती है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा देशों के साथ ऐसे FTA हासिल करना चाहते हैं। In just over a decade, India has rapidly transformed from being one of the fragile five to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies, driven by our reforms, hard work of our farmers, MSMEs and entrepreneurs. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. Today, international institutions and economists see India as the bright spot in the global economy. India is contributing to almost 16% of global growth. भारत ने अमेरिका के अधिकारियों को बता दिया है कि उसकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने डेवलप किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में अमेरिका के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं चाहती। सरकार रक्षा उपकरण बनाने वाली साझेदारी में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, यानी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और देश में उत्पादन की शर्त पर ही कोई भी डिफेंस डील करना चाहता है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट बेचने की पेशकश की थी। इसके बाद अप्रैल में भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत को F-35 खरीदने का ऑफर दिया था। रिपोर्ट में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया गया है। आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को चलन से हटाए जाने के 2 साल बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 6017 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी बाजार में चलन में हैं। आरबीआई की ओर से कल जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। आरबीआई ने फिर कहा कि अभी भी 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। एक बयान में आरबीआई ने कहा कि चलन में 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 को 3,56,000 करोड़ रुपए था। ये 31 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर सिर्फ 6017 करोड़ रुपए रह गया है। 2000 रुपए के बैंक नोट्स का 98.31% वापस आ चुका है। इन नोटों को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में उपलब्ध है। इन कार्यालयों में बैंक खातों में जमा करने के लिए 2000 रुपए के बैंक नोट स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। आयकर विभाग ने बाजार में हेरफेर की आरोपी अमेरिकी ओनरशिप वाली ट्रेडिंग कंपनी जैन स्ट्रीट के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत कुछ ब्रोकिंग कंपनीज में सर्वेक्षण अभियान चलाया। विभाग जैन स्ट्रीट के खिलाफ हाल ही में पूंजी बाजार नियामक सेबी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सर्टिफिकेशन कैंपेन चला रहा है। सर्वेक्षण के तहत अमेरिकी कंपनी के खाता बही और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में जैन स्ट्रीट के घरेलू व्यापारिक साझेदार बताए जा रहे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड की पहली तिमाही में इनकम 14,574 करोड़ रुपए रही। कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशन से रेवेन्यू 14,109 करोड़ रुपए था। कंपनी को पहले क्वार्टर में 3,385 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ। इस रिजल्ट के साथ ही कंपनी ने निवेशकों को 1 के बदले 5 शेयर देने की घोषणा की है। सरकार ने जुलाई 2025 में जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल जून के मुकाबले जुलाई का कलेक्शन 11,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। जून में 1.85 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया था। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए और मई में 2.1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जुटाए गए थे। जीएसटी लागू होने के वक्त 2017 में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1,51,00,000 से ज्यादा हो गई है। इससे सरकार का टैक्स बेस काफी मजबूत हुआ है। महिंद्रा ग्रुप ने अपने कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। भारत में आमतौर पर कंपनियां अपने बड़े ऑफिसर्स को ईएसओपी देती हैं, लेकिन महिंद्रा ने इस बार अपने फैक्ट्री वर्कर्स को भी शामिल करके एक नया उदाहरण पेश किया है। कंपनी ने पहली बार 12,000 से 14,000 कर्मचारियों के लिए एक खास कर्मचारी स्टॉक ओनरशिप प्लान शुरू किया है। इसमें खास बात यह है कि ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारियों के साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी इसमें शामिल किए गए हैं। ईएसओपी योजना के तहत इन कर्मचारियों को रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये कर्मचारी कंपनी के शेयर्स के मालिक बन सकते हैं, जो उनकी मेहनत और कंपनी की तरक्की को आपस में जोड़ेगा। कंपनी ने एक इंटरनल लेटर में कहा कि ये योजना कर्मचारियों के बीच संपत्ति बनाने का मौका देगी। इस योजना की कुल प्राइस 400 से 450 करोड़ रुपए के बीच तक हो सकती है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि दुनिया की सबसे लंबी कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना अपने आखिरी चरण में है। विभिन्न राज्यों की सीमा में प्रवेश करने वाली यह गैस पाइपलाइन जिस भी इलाके से गुजर रही है उस क्षेत्र की विकास लाइन बन गई है। निर्माण कार्य के दौरान रोजगार के नए अवसर बने हैं और भविष्य में भी ये इलाके के विकास को रफ्तार देगी। दुनिया की सबसे लंबी कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना अपने अंतिम चरण में है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। 2021 में शुरू हुई इस परियोजना की लंबाई 2805 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में अकेले 1108 किलोमीटर लंबी है। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के कई जिलों को भी फायदा पहुंचेगा। ये पाइपलाइन जिस भी क्षेत्र से गुजर रही उस क्षेत्र में समृद्धि की नई बयार बहा रही है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल मिलकर इस परियोजना को तैयार कर रहे हैं। इस योजना में लगभग 10,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। रोजगार सृजन करने के साथ ये परियोजना देश में आई एलपीजी क्रांति को नई मजबूती देने की ओर है। ये सिलेंडर की समयबद्ध डिलीवरी को सुनिश्चित करेगी। भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2024-25 में बढ़कर 37.75 अरब डॉलर के पार हो गया। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सरकार कपड़ा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा मौके पैदा करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इसके लिए सरकार ने पीएम मित्र पार्क योजना बनाने के लिए 7 मंजूरियां दी हैं। इसमें गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ऐसा एक पार्क बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पार्क के गेट तक एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 1197 करोड़ रुपए के काम शुरू किए गए हैं और अब तक 291 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देश में क्रेडिट कार्ड्स का बकाया पेमेंट एक साल में 44% से ज्यादा बढ़ गया है। इस साल मार्च तक ये राशि 33,886 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी महीने के दौरान 23,475 करोड़ रुपए थी। यानी एक साल में ही करीब 10,410 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ये वो बकाया है जो लोग 3 महीने से ज्यादा समय से नहीं चुका पाए हैं। बैंकिंग नियमों में इसे एनपीए माना जाता है। ये आंकड़े न सिर्फ क्रेडिट पर बढ़ती निर्भरता को दिखाते हैं, बल्कि लोगों की समय पर पेमेंट करने की बढ़ती अक्षमता या अनिच्छा को भी दर्शाते हैं। क्रेडिट कार्ड बकाये में बढ़ोतरी देश भर में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में उछाल दिखा है। मार्च 2025 तक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू 21.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले साल 18,31,000 करोड़ रुपए थी। यानी इसमें करीब 15% की बढ़ोतरी हुई। आरबीआई के डेटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड्स की संख्या में भी तेजी आई है। मई 2025 में देश में 11 करोड़ 11 लाख एक्टिव क्रेडिट कार्ड थे, जबकि मई 2024 में ये संख्या 10 करोड़ 33 लाख थी। आमतौर पर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और देखते हैं कि वहां सफाई नहीं है, खाने में भी गड़बड़ी है। तब आप शिकायत करने का मन बना लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आखिर ये शिकायत करें तो करें कहाँ। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होटल या रेस्टोरेंट की शिकायत करना अब थोड़ा आसान होने वाला है। दरअसल देश की फूड सेफ्टी अथॉरिटी एफएसएसएआई ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जैसे रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे और खाने पीने की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ग्राहकों की नजर में आने वाली जगह पर लगाएं। एफएसएसएआई ने सभी दुकानों और होटलों को फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप का क्यूआर कोड भी लगाने के निर्देश दिए हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि मोबाइल ऐप के क्यूआर कोड को एंट्री गेट, बिलिंग काउंटर या फिर बैठने की जगहों पर लगाएं ताकि ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स पर भी इस क्यूआर कोड या ऐप का डाउनलोड लिंक लगाना जरूरी होगा। यानी अब ग्राहक न सिर्फ शिकायत कर सकेंगे, बल्कि ये भी जान सकेंगे कि दुकान या होटल को लाइसेंस मिला है या नहीं। ये थे कारपोरेट दुनिया के आज के कुछ खास समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।